नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक लगातार ये चल रही थी कि भाऊ को वापस लेकर के आइए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि भाऊ थोड़ा तकलीफ़ में थे और उनको समय लगा। लेकिन जो आपकी इच्छा थी उसके हिसाब से भाऊ आ गए हैं। भाऊ आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और भाव का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, वो परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। जाने-माने पत्रकार हैं, लेखक हैं, मार्मिक के पूर्व संपादक हैं और अपनी एक उनकी पहचान है। टीका-टिप्पणियों के लिए विषयों पर पकड़ के मामले में भाव का कोई सानी नहीं है, ना महाराष्ट्र में और ना शायद देश की राजधानी दिल्ली में। तो भाऊ, आप स्वस्थ होकर के पुनः सक्रिय हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले तो इसके लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू। और इस बीच बहुत कुछ घटनाएं घटी हैं और आप हाँ, जानते हैं कि मुंबई में क्या हुआ है। अर्णब गोस्वामी वाला प्रकरण जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना, सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्हीं के हस्तक्षेप पर अर्णब गोस्वामी 8 दिन बाद जेल से रिहा हो पाए। तो भाऊ, सबसे पहले तो मैं सवाल यही करता हूं कि जो पुलिस का, प्रशासन का, सरकारों का ये रवैया है, हम 1975 की बात तो करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बीच भी ये सवाल किया कि क्या हम 1975 की तरफ लौट रहे हैं? क्या देश में या देश के एक हिस्से में फिर से इमरजेंसी थोप दी गई है? पर हम इस तरह की मनमानी पुलिस की भी, सरकारों की भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग अवसरों पर देखते हैं। इस घटनाक्रम को और जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम फिर 1975 की तरफ लौट रहे हैं, इस पर आपका क्या मत है? मैं नहीं मानता कि हम 75 की ओर लौट रहे हैं। हम ये सोचे कि 75 में ये सब क्यों हुआ था। इससे भी थोड़ा भयंकर हुआ था, सार्वत्रिक हुआ था। तो 75 में ये क्यों हुआ, ये जब हमने नहीं सोचा या उस पर कोई सॉल्यूशंस नहीं निकाले, तो ये तो छुटपुट घटनाएं होती रहेगी, क्योंकि हमने व्यवस्था नहीं बदली। देखिए, जिसको हम 75 बोलते हैं या आपातकाल बोलते हैं, वो तो ब्रिटिशों के जमाने से चालू ही था। हमने उसका अमल नहीं किया था, या किसी जो सत्ताधीश थे उन्होंने अमल नहीं किया था। मुझे एक बात याद है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में आपातकाल की जो प्रोविजन है, तो उस पर जब चर्चा हुई, तब एचवी कामत नाम के बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह के अगर हम प्रोविजन करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करके कोई भी डिक्टेटर बन सकता है। डेमोक्रेसी के नाम पर, गणतंत्र के नाम पर कोई भी तानाशाह बन सकता है। तब नेहरू जी ने उनको पूछा कि क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? तो जी। एचवी कामत ने बढ़िया जवाब दिया था। बोले, हमारा आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब अमर है इस पर हमारा भरोसा नहीं है। हेलो। जी, जी। तो हमारा नेहरू अमर है इस पर भरोसा नहीं है, ऐसा जवाब एचवी कामत ने दिया था। और दर्द जैसी बात आप देखिए क्या है कि जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, तब सबसे पहले जो नेता अरेस्ट हुआ था, उसका भी नाम एचवी कामत ही था। वही थे जिन्होंने नेहरू जी को सवाल पूछा था कि भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये प्रोविजन आप क्यों कर रहे हैं। उनको ही आपातकाल 75 जून, 25 जून, 26 जून को सबसे पहली जो पॉलिटिकल अरेस्ट थी, वो एचवी कामत की हुई थी। जी। तो आज भी सिचुएशन बदली ऐसा मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी हटी, जनता पार्टी बन गई, सत्ता आ गई,
उन्होंने प्रोविजन किया कि कोई इमरजेंसी नहीं लगा सकता, इंटरनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, ये प्रोविजन हुई है। लेकिन इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा जो होती है उससे कुछ होता नहीं, उसको अमल में लाने वाली जो मशीनरी है और उसके जो अधिकार है वो आज भी कायम है, आज भी कायम है। तो इमरजेंसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी लग सकती है। 75 की बात छोड़ो, किसी भी दिन किसी भी एक तहसील या जिले में ब्रिटिश की सत्ता, ब्रिटिशों की सत्ता आ सकती है जो थी उस वक्त। तो हम बोलेंगे, हम बोलेंगे वही तो कानून है और वही तो उसका मतलब है। जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने ये करके दिखाया है तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की परमिशन लेने की हमको जरूरत नहीं है, हम जब जहां चाहे ये कर सकते हैं। क्योंकि एक बात हम भूल जाते हैं कि हम कानून बनाते हैं, लेकिन कानून का जो अमलदार होता है, वो पुलिस कमिश्नर हो, वो कोई कलेक्टर हो या कोई कोर्ट का मामला हो, तो जिसके हाथ में कानून है वही तो राजा बन जाता है। आपके हिंदी में जो बोलते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लाठी मेरी है, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा और भैंस लेके जाऊंगा। तो इसी ढंग से जो हुआ है, मुझे एक बताइए कि निचले कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने ये क्यों हुआ ऐसा सवाल नहीं पूछा है। अगर गलत हुआ है, उसको जमानत मिल गई है, तो जमानत ना देने वाले जो थे वो पुलिस ही डायरेक्ट जमानत दे सकती थी, ऐसा ये मामला है। बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन जानबूझकर ये किया गया, वो देख सकते हैं हम, हर आदमी देख सकता है, कोर्ट भी देख रही है। फिर भी अगर कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है तो उस पर सिर्फ रोक लगाना जरूरी नहीं, उसकी कोई सजा होनी चाहिए। वो तो सजा किसको भी नहीं हुई, जो इनोसेंट है उसको सजा हुई है। तो हम 75 की तरफ लौट रहे हैं ऐसा नहीं मैं मानता। मैं मानता हूं कि हम ब्रिटिश काल के तरफ जा रहे हैं और असल में थे। यार देखिए, एक बात होती है कि जो कोरोना है वो आपको मारता नहीं, आपको मारेगा तो कोई छोटी मोटी बीमारी मार सकती है, कि कोरोना आपका रेजिस्टेंस खत्म करता है, प्रतिकार शक्ति खत्म कर देता है। जो ये कानूनी सिस्टम है वो आम आदमी को बोलती है कि तुझे आजादी है, लेकिन इतने छोटे मोटे कानून बना के रखे हैं कि आपको कोई आजादी है ही नहीं। आपको आपको गुलामी में जकड़ना नहीं चाहती सिस्टम, इसलिए आप आजाद है। इसका मतलब आप आजाद है ऐसा नहीं है, आप जीते हैं वही सबसे बड़ा गुनाह है, ये आप समझ लो। और आम आदमी को भी ये समझना जरूरी है कि हमको जो आजादी 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 बोलते हैं हमें नहीं है, वो याकूब मेमन को है, वो सुधा भारद्वाज को है, वो नक्सलाइट को है, वो बुरहान वानी को है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग को है, हमें नहीं है। क्योंकि हमारे लिए कोई बड़ा नामचीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने वाला है नहीं, तो हमारी आजादी कैसी आजादी। भाव मैं घर में यही चर्चा कर रहा था कि अर्णब गोस्वामी आज इतना साधन संपन्न है, एक इतने बड़े मीडिया हाउस का ओनर है कि उसके लिए हरीश साल्वे जैसा बहुत महंगा वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो गया। हालांकि ये भी एक सच्चाई खुद अर्णब गोस्वामी ने बताई कि इस बहस के लिए हरीश साल्वे ने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है। लेकिन चलिए, अर्णब गोस्वामी एक बड़ा नाम है, बड़ी हस्ती है, उनके लिए हरीश साल्वे जैसे कई वकील खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामान्य आदमी, जैसे नागपुर का ही समित ठक्कर, हम देख रहे हैं कि समित ठक्कर के खिलाफ कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज करा दिए गए, इसलिए कि उसने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब कह दिया और आदित्य ठाकरे को पेंगुइन कह दिया। तो एक जगह उसको जमानत मिलती थी, दूसरी जगह तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया जाता था। कल जाकर के उसको राहत मिली है।
21 दिन तक वो जेल में सड़ता रहा। तो आम आदमी के लिए जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, संगीनें दिखाई जाती हैं, जेल का भय दिखा दिया जाता है कि आप बोल भी नहीं सकते खुल करके, ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना तो हम लोगों ने नहीं की थी। हमने नहीं की थी, अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नहीं की थी। लेकिन उस पर देखिए, जो कानून पहले से है उसका जो मोल्ड बना हुआ है, जिस मोल्ड से कानून निकलते हैं, वो तो मोल्ड तो ब्रिटिश काल का है ना। देखो 1857 में जो रिवॉल्यूशन है, उस वहां वहां तक कानून थे नहीं। जो चिटपुट कानून थे वो छोड़ो, लेकिन कानून का राज जिसको बोलते हैं, वो 1860 में इंडियन पीनल कोड से शुरू हुआ। जो इंडियन पीनल कोड लॉर्ड मैकॉले ने बनाया, हम तो उसको एजुकेशन सिस्टम बनाने वाला मानते हैं, लेकिन इंडियन पीनल कोड लिखने वाला आदमी लॉर्ड मैकॉले था। तो 1857 के बाद 3 साल में इंडियन पीनल कोड आया, और इंडियन पीनल कोड से ही ब्रिटिशों की सत्ता पक्की हो गई। अब आप देखिए ये सत्ता कहां से आई है। ये दहशत से और डर से आई है कि 1857 में जो बंड हुआ था, क्रांति हुई थी, तो उस पर जो असंतोष दिखाने वाले थे उनको कई पेड़ पर, खंबे पर लटका कर मार दिया गया था, हथियार भी यूज नहीं किए। तो उस तरीके से जो हुआ था, उससे एक दहशत बना दी कि कानून, हम कानून है, ब्रिटिश सत्ता जो है वही कानून है। अगर आप उसको डर कर नहीं रहेंगे, उसका डर आपको नहीं है, तो आपको कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा। तो पहले दहशत बना दी और दहशत ही कानून बना दिया। आप जो कल परसों देखने के बाद बोल रहे हैं ना, वो आज की बात नहीं है, वो 160 साल पुरानी बात है। जिस ढंग से उस समय जो 1857 का जो क्रांति थी, उनको बचाने वाला कोई नहीं था, तो अर्नब को बचाने वाला भाई कोई नहीं था। देखिए, न्याय के लिए सत्ता चाहिए। सत्ता जो बनाई गई है हर समाज में, हर देश में, तो वो गरीब से पीड़ित, गरीब हो पीड़ित हो, उसको न्याय देने के लिए, इंसाफ देने के लिए। अगर वही अन्याय करने लगे तो जाएंगे कहां? अब जाएंगे कहां तो आप बोल सकते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कोर्ट बोलती है कि इसके अरेस्ट अवैध है, गैर कानूनी है, लेकिन उस पर कोई सॉल्यूशन नहीं देती। अलीबाग का जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट था, उसने डिक्लेयर किया कि ये इलीगल है। यानी कि नाके पर, अब देखिए आप पालघर का मामला देखिए। पालघर को जो दो साधु मार गए, लिंचिंग हुआ उनका, वो तो पुलिस की शरण में गए थे, लेकिन वहां जब बड़ा मॉब आ गया तो पुलिस बोले हमने आपको बचा सकते, उन्होंने भीड़ के हवाले कर दिया। तो मुझे बोलिए, अलीबाग की मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने क्या किया? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो बोले कानून, हाँ जो बोल रहे हो आप कि आपको इलीगल डिटेन किया है, तो मैं पुलिस रिमांड तो नहीं दे सकता, लेकिन न्यायिक हिरासत में रख दिया। तो जो अरेस्ट ही गलत है, इलीगल है, तो उसको न्यायिक हिरासत में रखने का मतलब क्या है? कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं एक बात बोल दूं कि पालघर और अलीबाग का कोर्ट का मामला और पालघर में लिंचिंग का मामला, इसमें फर्क है, मुझे समझे, आप मुझे समझे, कोई सुप्रीम कोर्ट मुझे समझे कि पालघर का लिंचिंग का मामला और अलीबाग में कोर्ट में चला हुआ मामला, 11 सवा 11 बजे रात को जो रिजल्ट आया उसका, उसमें फर्क क्या है? कि हम इलीगल मानते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। तो क्या हुआ? ये कहां का कानून है कि भाई तुम पर अन्याय हो रहा है लेकिन हम तो इंसाफ नहीं दे सकते? ऐसा ही कहा ना कोर्ट ने। और क्या, देखो बोलने की जरूरत नहीं होती, आपकी एक्शन क्या है? एक्शन बताती है कि हम आपको बचा नहीं सकते। यही तो अलीबाग कोर्ट का प्रति जो एक्शन है, उसका मतलब क्या निकलता है कि हम आपको बचा नहीं सकते।
और भाऊ अजीब मजाक हो रहा है कि आपको लोअर कोर्ट कह रही है कि इलीगल है ये अरेस्टिंग, मान रही है, आपको राहत नहीं दे रही है। हाई कोर्ट में 3 दिन तक लगातार सुनवाई होती रहती है। पहले दिन 2 घंटे, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन 6 घंटे, और फिर अगले दिन संडे है, इसके बावजूद फैसला नहीं सुनाया जाता है। फिर सोमवार को कोर्ट बैठती है आफ्टरनून में 3 बजे, और वो कहती है कि हम आपको एंट्रीम बेल नहीं दे रहे हैं। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट 8वें दिन जाकर के उनको न्याय मिलता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत ही आखिर क्यों आए? अगर नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट मैं को तो उल्टा ये पूछूंगा। दिखाई सुप्रीम मैं तो कोर्ट को आपको अगर ये उल्टा दिखाई दे पूछूंगा रहा है। कि अगर जमानत के लिए किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो निचले 3 स्तर के कोर्ट है ही क्यों? मैं है क्यों? इसीलिए ये सवाल उठ रहा हूं कि अभी नीचे एक वाली बात कोर्ट को भी दिखाई देना चाहिए। मेरे पास एक किताब है, बढ़िया किताब है, अमेरिकन जस्टिस सिस्टम जो है, जुडिशियल सिस्टम। आप उधर के टॉप कोर्ट जिसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं, उसमें एक आदमी था, उसने एक लेटर भेज दिया, अर्जी डाल दी कि मुझे ढंग से फिर सुनवाई नहीं हुई, हमारी सुनवाई नहीं हुई, मेरी साइड से कोई वकील नहीं था, एक तरफा निकाल हुआ और मुझे सजा मिली है, तो मुझे न्याय दे फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट में हजारों अर्जियां रोज आती है, तो उधर के रजिस्ट्रार और उनका स्टाफ है, वो सब चुनता है, और चुनिंदा कुछ अर्जियां होती है, उसको लगता है कि हाँ भाई फेडरल कोर्ट को इस पर कुछ करना चाहिए, तो ऐसे चुनिंदा लेटर्स जो अर्जियां थी वो रखता है, तो उस पर से वो काम शुरू हो जाता है। इसको जमानत चाहिए तो कोई सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट जाता नहीं है, फेडरल कोर्ट जो डिसीजन देता है उस पर हर कोर्ट को अमल करना पड़ता है। हमारे यहाँ जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते तो नीचे वाले कोर्ट है क्यों? बिल्कुल। आपको एक छोटी सी बात है कि आपके गली में कुछ एक गटर बनाना है, तो आप चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, ये क्या मामला है? नहीं, हमारा कोई वार्ड का है, वो कारपोरेटर नहीं करता, कमिश्नर नहीं करता, मेयर नहीं करता, चीफ मिनिस्टर नहीं करता, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं करता, तो हम प्राइम मिनिस्टर के पास किस लिए? गली में गटर चाहिए, ऐसी बात हो गई ना। तो नीचे वाले कोर्ट है क्यों? तो फेडरल कोर्ट की बात, एक तो इसने अर्जी डाल दी कि मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिली है, तो उधर का जो फेडरल कोर्ट है उन्होंने 50 के 50 स्टेट्स जो है अमेरिका के, उनको नोटिस भेजी कि भाई जहां गवर्नमेंट की तरफ से वकील दिया जाता है वो भी आए, जो नहीं देते उन्हें वो भी आए। तो 50 स्टेट के वकील अटॉर्नी जनरल इकट्ठे हो गए और इन्होंने तय किया कि भाई हमें रहा तो यह सिस्टम है, तो हमारी तरफ से एक एडवोकेट खड़ा हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, जो नहीं देते उनकी तरफ से एक अटॉर्नी जनरल खड़ा हो जाएगा, और दो ही लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे। सो फेडरल कोर्ट ने एमाइकस क्यूरी ने, एक बड़ा नामचीन एडवोकेट था उधर का, जैसे आपने हरीश साल्वे का नाम लिया वैसे, तो वो जो जिसने अर्जी भेजी थी उसकी तरफ से बोले। अभी देखिए उस पर से कोर्ट ने तय किया कि हर हर राज्य में, हर स्टेट में जिसके पास पैसा भी नहीं है तो उसको गवर्नमेंट ने वकील देना चाहिए, और तय हो गया। लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट में कुछ भी डिसीजन नहीं दिया, बोला डायरेक्टली निचले कोर्ट में जाओ, फिर से इसका मुकदमा चलाओ। समझ गया? तो उसके जी। बाद ये मामला उठा ही नहीं। हमारे अभी देखो, आप जो बोल रहे हैं मामला, उसमें अर्नब के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या बोला कि बार बार हाईकोर्ट किसको जमानत नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही है, हमको इसमें बड़ा मैसेज भेजना पड़ेगा। तो बिल्कुल। उन्होंने हाईकोर्ट को मैसेज भेजा कि आप जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो आपको ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, अपने जिम्मेदारी से भागो मत। तो जो आप बिल्कुल। बोल रहे हैं 3 दिन चला, फिर सोमवार को उसका रिजल्ट आया, रिजर्व रखा था डिसीजन, तो उसका कान पकड़ा है हाईकोर्ट का कान, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने पकड़ा है कि आपकी जिम्मेदारी थी
क्योंकि आप भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइमरी लेवल पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। तो ये बात जो होती है, अब ये बात ये है मेरे लिए कि नहीं तो हाईकोर्ट है ही क्यों, है ही क्यों? चंद्र जो मैं पूछ रहा हूं वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, वो जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों है। मुंबई का जो बेंच है हाईकोर्ट का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ही क्यों? अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरवेन नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों है? यही तो सवाल पूछा गया। और अभी भाव बहुत एक बात बोल भाव दो, जी 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 जी। एक बात बोल दो, देखिए कानून जो होता है उसको जो अमल करता है उसकी एक जिम्मेदारी और है। हम जो समझ नहीं रहे, बातें करते रहते, लेकिन हमसे वन शुड अप्लाई हिज ओन माइंड। जिस देखिए हाईकोर्ट को या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एक बात पूछनी चाहिए थी कि आपने अर्नब को किस आधार पर अरेस्ट किया है, क्यों, किस आधार पर? हमको अभी दिखाओ, हम उसको पुलिस कस्टडी क्या फांसी दे सकते हैं। लेकिन ये काम निचली तीनों कोर्ट में नहीं हुआ, सेशंस कोर्ट में नहीं हुआ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं हुआ, हाई कोर्ट में। अरे अगर इलीगल है तो उसी वक्त उनका कान क्यों नहीं पकड़ा गया? पुलिस कम जो पुलिस टीम ने उसको अरेस्ट किया है उनका कान क्यों नहीं पकड़ा गया कि किस आधार पर? कल आपको पकड़ सकते हैं, मुझे पकड़ सकते हैं, क्योंकि कारण दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जाते जाते रास्ते पर किसी ने बोला कि भाई ओमकार चौधरी ने किसी का मॉलेस्टेशन किया है, तो उसको पकड़ा, चल लिख के दे कंप्लेंट, बस उसी आधार पर पकड़ेंगे, और कोई आधार की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड हियर से। ये बाजार गप्पे होते हैं, बाजार में लोग बातें करते हैं, उस पर आप किसी को अरेस्ट करोगे? ये ऐसा हो गया, और ये 3 लेवल की कोर्ट में चला गया। इसको हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट निपटेगा तो इस देश में कोर्ट की सिस्टम है ही क्यों? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये इसी के लिए जमानत देने के लिए ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, सेशंस कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आपको इंटरफेयर करना जरूरी था। अगर अब देखिए पुलिस ने कुछ गलती की है तो सुधारने के लिए तो कोर्ट है ना, लेकिन दे डिडंट अप्लाई देयर माइंड। तीनों कोर्ट ने अपनी सोच कहीं दिखाई ही नहीं है। गंभीर वो है। भाव इससे 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि अलग अलग राज्य सरकारें, मैं केवल महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग राज्य सरकारें पुलिस का जम करके दुरुपयोग कर रही हैं और संगीनों के आधार पर, हथियारों के आधार पर और कानून का भय दिखा करके सरकारें चलाने की कोशिश कर रही हैं। नंबर 2, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से पंगु होती जा रही है। कहीं ना कहीं वो प्रेशर में काम करती है। वो प्रेशर चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे उनके ऊपर वर्कलोड हो, चाहे उनके ऊपर सरकार का किसी ना किसी रूप में कोई प्रेशर हो, या वो इन्फ्लुएंस की जाती हो, ये चीजें कैसे ठीक होंगी? तो वही तो मैंने बोला ना कि देखिए आपके कानून बनाने का मोल्ड जो है, ढांचा है। एक हम कोई चीज बनाते हैं, देखिए ये माउस है, अब ये माउस बनाएंगे तो उसका एक ढांचा होता है, उसमें प्लास्टिक चला जाता है, दबता है, प्रेशर में आता है, तपता है, और बाहर निकालो तो वो माउस दिखाई देता है। तो उसी ढांचे में अगर फिर एकदम प्लास्टिक बनाओ तो इसी ढंग का माउस आ जाएगा। तो कानून भी वैसे ही बनते हैं जो ब्रिटिशों ने सिस्टम बनाई है। अब ब्रिटिशों ने जो सिस्टम बनाई है वो इसलिए बनाई थी कि हमें जो हमारे साइड का जो है, हमारे साथ वाला है, वो उसी गुनाह करके छूट जाए, और दूसरा अगर ना भी गुनाह करे तो उसी कानून के अंतर्गत पकड़ा भी जाए। तो जो कानून जो बनाए गए उस समय का मोल्ड बनाया वो ऐसा है कि हम मनमानी कर सकते हैं किसी भी कानून की तरफ से, किसी भी। अब देखिए कमना का घर तोड़ा गया, उस वक्त कोर्ट ने उनको पूछा कि भैया
हमने आपको ऑर्डर दिया है कि अब आप ये बिल्डिंग इलीगल है, वो तोड़ दो, तो उसके लिए आप बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और इसको एक 24 घंटे की मोहलत देके उधर सब रिसोर्सेज मिल जाते हैं आपको। जिसको जल्दबाजी की जरूरत नहीं है वहां आप पहुंच गए। कानून तो वही है, इलीगल जो कुछ बना है वो तोड़ना है, तो कोर्ट ने बताया तोड़ो, तो उसके तोड़ने के लिए वही बोलते हैं कि हमारे पास आदमी नहीं है, कोरोना चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, और उसी समय कोर्ट की जिसको ऑर्डर नहीं वो तोड़ने के लिए आगे चले जाते। तो देखिए कानून तो एक ही है, इस्तेमाल कैसे करो, इस्तेमाल जिस ढंग से आप करते हो, तो ये जो तरीके रखे कि यहां से भी घूम सकते हो वहां से भी घूम सकते हो। हमारे मराठी में बोलते हैं कि उड़ाला तो पक्षी बुड़ाला तो बेड़ू। इसका मतलब ये है कि आपको पूछा भाई ये क्या चीज है, ये क्या पशु है, प्राणी है, तो बोला अगर उड़ेगा तो पंछी होगा और डूबेगा तो मेढक रहेगा, ये वर्णन है उसका। तो हमारे सब कानून उसी ढंग के, अगर डूबते हैं तो मेढक है, उड़ जाते तो पंछी है, लेकिन उड़ने वाला है या डूबने वाला है किसी को पता नहीं। इस ढंग की कानून सिस्टम 70 साल से चल रही है, और हम चिल्लाते हैं आजादी, कहां की आजादी है बोलिए। इसी ढंग से ब्रिटिश के जमाने में लोग पकड़े गए और आज भी जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है भाऊ, ये जो पुलिस एक्ट 1861 का है, 1857 में मेरठ से एक क्रांति शुरू हुई, विद्रोह शुरू हुआ, उसको कुचलने के लिए ये कानून बनाया गया था और पूरे देश में लागू हुआ। जहां जहां उस समय विद्रोह हुआ था, लोगों को आपने खुद बताया कि पेड़ों पर लटका दिया गया था, बहुत बेशर्मी के साथ दमन किया गया था। उसको अब तक भी चलाए रखने के पीछे की मानसिकता आखिर क्या है? आजाद हिंदुस्तान में ऐसे कानून को हम क्यों नहीं अरब सागर में डुबो देते, जो दमन के लिए ही बनाया गया था? बिल्कुल है, वही तो बोल रहा हूं ना, हम आजादी आजादी बोलते हैं, लेकिन नए कानून बन रहे, लेकिन पुराने, अभी देखो मोदी आने के बाद कम से कम 2000 से ज्यादा कानून डुबो दिए गए हैं, और भी निकाल। अभी जिस जिस कानून के तहत 1922 के जो कानून के तहत अर्नब गोस्वामी का कांड हुआ है, वो भी उसी लिस्ट में पड़ा है सुपर लॉ कमीशन के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये भाई खत्म कर देंगे। वही कानून लगाया गया, वही कानून लगाया। तो 70 साल से ये क्यों था? इसके लिए मोदी सरकार की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे, अभी एक मोदी जी ने ये बताया था 2013-14 में, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, वो कच्छ के रण में गए थे किसी गांव में 15 अगस्त या का प्रोग्राम के लिए, तो स्कूल में गए थे, झंडा विंडा हो गया, तो बच्चों को उन्होंने पूछा, खुली बच्चे थे 10-12 साल की उम्र के, कि भाई आपको मैं चीफ मिनिस्टर हूं, क्या भेंट दूं बोलो। तो बच्चे थे, डरे हुए थे। फिर एक बच्चे ने थोड़ी हिम्मत की और बोला हमको गैस का बलून चाहिए। तो मोदी जी बोले दूसरे बच्चों का, अच्छा तुझे क्या चाहिए? उसको भी धीरज आ गया, बोला मुझे भी बलून चाहिए। हर बच्चा बोलने लगा कि हमको गैस का बलून चाहिए। तो मोदी हैरान हो गए, चीफ मिनिस्टर हो, अरे बच्चे गैस का बलून क्या मांग रहे, कुछ बड़ी चीज मांगे। तो बाद में ठीक है दे दूंगा बोले, और हेडमास्टर को बुलाया, उनके साथ बात की, अरे ये क्या मामला है, गैस का बलून क्यों मांग रहे? तो बोले यह गैस का बलून बैन है, कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। वो तो हैरान हो गए, क्यों बैन है? तो बोले पता नहीं। तो डीएसपी वहां के थे, उनको बुलाया, बोले क्या मामला है? तो बोले हाँ बैन है, क्यों है मालूम नहीं, लेकिन बैन है। फिर उधर से अपना ताफा सब लेकर वो अहमदाबाद पहुंचे, तो सेक्रेटरी को बोले, चीफ सेक्रेटरी को, ये क्या मामला है, ढूंढ निकालो। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में नक्शे वगैरह निकाल के गैस को, बलून को बांध के भेजे जाते थे, उसलिए बैन किया था वो कानून, वो अभी भी चालू है। 1920 से लेकर 2010 तक वही कानून चलता रहा, 80 साल। क्यों, किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम।
ऐसे हजारों कानून पड़े हैं जिससे हम किसी को तकलीफ देकर पैसा निकाल सकते हैं। उस कानून का इंसाफ से, लोगों की सुविधा से कोई यानी वही चलता रहा है, चलता रहा है। जो आते हैं वो अपनी सत्ता, अपनी मजा करते निकल जाते हैं। मोदी पहला आदमी है, पहला प्राइम मिनिस्टर है, इसने सोचा 2000 से ज्यादा कानून खत्म कर दिए। अभी देखो अटेस्टेशन की क्या जरूरत थी, लेकिन चलता रहा। वो अटेस्टेशन का भी पैसा लिया जाता था, उस पर कुछ लोग रोजगारी बन गया, वो रोजगार बन गया था, वो निकाल दिया। ऐसे इतने कानून है, हमको पता ही नहीं है। आप अगर ओमकार चौधरी नाम का कोई आदमी जीता है रोज, तो कम से कम 100 कानून तोड़ता है, आपको मालूम नहीं है। अब अगर कल कोई आपको बोले कि आप ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, आप तो पर्यावरण खराब कर रहे हो, पोल्यूशन कर रहे हो, आपको उसलिए पकड़ सकते हैं ना। ना कैसे बोल सकते हो आप अगर घर में चूल्हा जला रहे हो, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो बोलेंगे आप पोल्यूशन कर रहे हो। तो कानून किस काम का है, किस लिए, वो ढूंढना पड़ेगा उस पर। तो ये आजादी हम अनुभव कर सकते हैं, वरना आजादी तो मजाक बन गया। इसका मतलब भाव ये भी है कि 1947 में भले ही हम आजाद हो गए, पर हम कानूनों से आजाद नहीं हैं, हम अभी भी गुलाम हैं, अंग्रेजी कानूनों के गुलाम हैं। बिल्कुल गुलाम है, बिल्कुल। क्योंकि हमने, हमको जो कानून चाहिए थे वो बनाए नहीं है। और एक बात और जाते जाते बोल दूं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, एक बात आपको बता दो। 2000 साल पहले ग्रीक जो बड़े इंटेलेक्चुअल थे, प्लेटो, उन्होंने एक बात बोल के रखी है कि जो समाज सभ्य होता है, सुसंस्कृत होता है, ऐसे लोगों के लिए कानून की जरूरत ही नहीं होती। अगर समाज सभ्य है, सुसंस्कृत है, तो उसके लिए कानून की जरूरत नहीं होती। और जो गुनहगार होते हैं, वो तो कानून का इस्तेमाल करते ही नहीं, वो कानून को मार के आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए कानून ये एक ढकोसला ही होता है। जितना हम वो समझ ले कि कानून का इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए होता है। कानून को बुरहानवानी डरता नहीं, याकूब मेनन डरता नहीं, तुम हम डरते हैं। अर्नब को डरना पड़ता है, उमर खरीद को नहीं डरना पड़ता। हम नहीं चिल्लाते कि कितने अर्नब पकड़ोगे, घर घर से अर्नब निकलेगा, हम नहीं बोलते। लेकिन वो क्या क्या बोलते, देखो, कितने बुरा नवानी मारोगे, घर घर से बुरा नवानी निकलेगा, बोलते हैं ना। तो कानून उनको नहीं डराता है, किसको डरा रहा है, हमको डरा रहा है, अर्नब को डरा रहा है। तो कानून का जिसका क्या बोलते हैं, उसका हेतु है, वो बदलना चाहिए। हम ये कानून बना रहे हैं तो किसके लिए है? तो वो अभी देखो, टाड़ा था, मुझे याद है राजीव गांधी के समय, या यहां पालघर, पालघर आप बोलते हो, पालघर में 3 राशन दुकान वाले थे, उनको टाड़ा लगाया था। टाड़ा राशन की दुकान के लिए था या टेरिस के लिए था? बिल्कुल, उनको टाड़ा लगाया गया। तो किस हेतु से बन रहा है? अगर उस हेतु से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो कानून चलाने वाले, लगाने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले को सजा रखनी चाहिए। तब जाके जिम्मेदार बन, पुलिस और प्रशासन है, उसको जिम्मेदार बनाना पड़ेगा कि अगर तू लगा रहा है ये कानून, तो अगर इसका गैर इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल हुआ, तो तू जिम्मेदार है। यहां जिम्मेदारी की बात ही अलग है कि डॉक्टर जो है उसको इंजेक्शन कौन सा लगा रहा है वो मालूम नहीं चलेगा, उसको उसमें बचाव है। लेकिन हम पेशेंट है, हम बीमार है, लेकिन हमको पूरा मेडिसिन मालूम होना चाहिए। इस ढंग का हो गया। बिल्कुल सही बात। और भाव, हम ये मुद्दा ऐसा है, इस पर 2-3 एपिसोड पर और बातचीत करेंगे। करना ही पड़ेगा। आप आज जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोगों को बता रहा हूँ कि फिर से बार बार आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि मामला अपने हाथ में नहीं रहता, तो इसलिए फिर मिलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद भाव, बहुत धन्यवाद।